पिछले क्लास में आप वाष्प दाब पढ़े थे और फिर हम लोग हेडिंग डाले थे वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें सबसे पहले आपको बताया गया कि अंतराण्विक आकर्षण बल का प्रभाव कैसे पड़ता है, दूसरा बताया गया कि ताप का प्रभाव कैसे पड़ता है, और तीसरा अब बताया जाएगा अवरणशील या अवाष्पशील विलय के मिलाने का क्या प्रभाव पड़ता है। अवरणशील या अवाष्पशील का मतलब आपको समझा दिया गया था। ऐसा विलय जिसको गर्म करते हैं तो वो उड़े नहीं। जैसे पानी में चीनी मिला दें, शरबत बना दें और उसको गर्म करें तो पानी उड़ेगा लेकिन चीनी नहीं। तो चीनी हो गया, नमक हो गया, ये सब अवाष्पशील या अवरणशील विलय हुआ। तो अभी हम यही देखेंगे कि इसके मिलाने का क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए इधर एक बर्तन हम लिए जिसमें शुद्ध द्रव है। इस चैप्टर में कहीं भी शुद्ध शब्द लगा हुआ हो, समझ जाइए जिसके लिए शुद्ध लगा है वह विलायक का काम करेगा, क्योंकि शुद्ध शब्द विलायक के लिए ही आएगा। विलयन शुद्ध चीज नहीं है, वो तो मिश्रण है ना विलय और विलायक का। तो ये शुद्ध द्रव यहाँ लिखा हुआ रहता, या शुद्ध जल लिखा हुआ रहता, या शुद्ध विलायक लिखा रहता, सब एक ही बात है, सब विलायक को रिप्रेजेंट करता है। अब बताइए शुद्ध द्रव यदि है तो इसका कुछ ना कुछ वाष्प दाब होगा, तो इसके वेपर प्रेशर को हम क्या माने, पी नॉट। इसको क्या पढ़ेंगे, पी नॉट। इस चैप्टर में शुद्ध शब्द कहीं भी लगा हुआ रहे तो वह विलायक है, और नोट टाइप का कोई भी सिंबल रहे तो समझ लीजिए वह शुद्ध विलायक के लिए बात हो रहा है। जैसे पी नॉट, क्या है पी नॉट, कहेंगे शुद्ध द्रव का वाष्प दाब, या कहेंगे शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। अब हम इसमें थोड़ा सा चीनी मिला देते हैं, मतलब एक अवरणशील विलय मिला देते हैं। अब यदि हम इसमें चीनी मिलाएंगे यानी अवरणशील विलय मिलाएंगे तो ये शुद्ध नहीं रहेगा, तब ये किसमें कन्वर्ट कर जाएगा, विलयन में। विलयन के वाष्प दाब को सूचित किया जाता है किससे से, पी एस से। आप ध्यान दीजिए वो चीज़ लिखा हुआ भी है, पी नॉट है शुद्ध द्रव यानी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, और पी एस है विलयन का वाष्प दाब। अब इस सिंबल को याद रखिएगा, पी नॉट पी एस अब सैकड़ों बार यूज होगा आगे। पी नॉट शुद्ध विलायक का वाष्प दाब और पी एस विलयन का वाष्प दाब, ध्यान रहेगा ये। अब आप हमको ये बताइए कि पी नॉट और पी एस में कौन बड़ा होगा। पी नॉट और पी एस में कौन बड़ा होगा, मतलब किसका मान ज्यादा होगा। इसका मतलब हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि किसका वाष्प दाब ज्यादा होगा, यानी हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि किसका वाष्पीकरण ज्यादा होगा। कौन बड़ा होगा बताइए, पी नॉट बड़ा होगा और पी एस छोटा होगा। कैसे आप समझे इस बात को, इस तो हम प्रभाव बताए नहीं, हम तो खाली सेटअप तैयार किए। देखो कंसेप्ट जब क्लियर होने लगेगा ना तो आगे की चीजें थोड़ी बहुत समझ में आने लगती है। इसमें जब आप चीनी नहीं मिलाए थे तो ये पतला लिक्विड है, और जब आप चीनी मिला दिए तो ये हो जाएगा गाढ़ा। तो इसका गाढ़ा हो जाएगा तो पानी का जो मूवमेंट होगा इसमें कम हो जाएगा, चीनी के वजह से या नमक के वजह से या अवरणशील विलय के वजह से, जबकि उसमें मूवमेंट नेचुरल रहेगा, मूवमेंट उसमें ज़्यादा रहेगा। तो मूवमेंट ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा वाष्पीकरण होगा, कम रहेगा तो कम वाष्पीकरण होगा। ज़्यादा वाष्पीकरण उसका हुआ तो निश्चित है कि उसका वाष्प दाब ज़्यादा होगा, और यदि वाष्पीकरण इसका कम हुआ तो निश्चित है कि इसका वाष्प दाब कम होगा। इसका सीधा मतलब है कि पी एस और पी नॉट में हमेशा बड़ा कौन होगा, पी नॉट। इसको थोड़ा और प्रैक्टिकल वे में सोचिए। यदि आप फर्श पर, जैसे यहाँ फर्श है, यहाँ पर हम एक जगह पर मतलब कुछ दूर पर, जैसे इस बोतल में पानी लेके आते हैं, आधा बोतल पानी यहाँ इस तरह से रख देते हैं कि पूरा में नहीं फैले, कुछ दूर फैल के रह जाए, ठीक है। जैसे एक होता है पोछा मार देना, वैसे नहीं, नॉर्मल ला के पानी लाया कुछ दूर तक पलट दिए, ठीक है। आधा बोतल छोड़ो, एक ढक्कन, मान लो इतना पानी हम यहाँ नीचे में रख देते हैं, और फिर इसमें क्या करो, शरबत बना दो, चीनी मिला दो, और चीनी बना के फिर शरबत निकाल लो, और फिर एक ढक्कन उसके बगल में रख दो। तुम देखोगे कल होके पानी उड़ गया है, शरबत वैसे ही रखा हुआ है, क्योंकि शरबत का वाष्पीकरण उस तरह से नहीं होगा जिस तरह से वाष्पीकरण पानी का होगा। कैसा होता है कि नहीं। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जब किसी शुद्ध द्रव में या शुद्ध विलायक में अवरणशील विलय मिलाया जाता है तो द्रव का वाष्प दाब घट जाता है। काहे घट जाता है, क्योंकि
अंतर आणविक आकर्षण बल बढ़ जाता है। गाढ़ा होने का मतलब है चीजें नजदीक आ रही है। चीज नजदीक कब आएगा? जब आकर्षण बल अधिक हो। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि जब किसी शुद्ध द्रव में अवरणशील विलय मिलाया जाता है तो उसके आणविक क्या था वो, अंतर आणविक आकर्षण बल बढ़ जाता है तथा वाष्प दाब घट जाता है। पहला चीज। दूसरा चीज क्या पढ़ेंगे इसको? पी नॉट। क्या है ये? शुद्ध विलय का वाष्प दाब। और ये क्या है? विलयन का वाष्प दाब। तो हम ये कह सकते हैं कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब उसी के विलयन के वाष्प दाब से हमेशा अधिक होगा। हमेशा अधिक होगा, थोड़ा ही सही लेकिन अधिक होगा। पी नोट का मान हमेशा बड़ा होगा। खाली कंडीशन ये है कि यदि आप शुद्ध द्रव का पी नोट लिए हैं तो ये विलयन भी उसी शुद्ध द्रव का होना चाहिए, यानी विलायक दोनों जगह सेम होना चाहिए। यदि वहां पानी है तो यहाँ भी पानी होना चाहिए, वहां बेंजीन है तो यहाँ भी बेंजीन होना चाहिए, तब ये रिलेशन लगेगा। अब मान लीजिए पानी है, इधर अल्कोहल में चीनी मिला दिए, तब फिर वो तब ये संबंध नहीं आएगा। सेम चीजों में ना संबंध आप निकालेंगे। पहले इसको बनाइए तो फोटो सहित सब चीज जैसे लिखा हुआ है वैसे बनाइए और लिखिए इसको। पी नॉट पी एस सिंबल इस सबको भूलना नहीं है, बहुत जरूरी चीज है ये। यहाँ जो प्लस चीनी है इसका मतलब यही है ना कि चीनी इसमें मिलाया जा रहा है। और चीनी कैसा विलय है? वाष्पशील या अवाष्पशील? अवाष्पशील। एक एक्सपेरिमेंटल बात समझो। एक ग्लास ले लो, एकदम बिल्कुल ड्राई ग्लास, सूखा हुआ, और उसमें ना पानी धीरे धीरे भरना शुरू करो। अब पानी को इस हद तक भर दो कि देखने में एकदम ऐसा लगे, एकदम ऐसा लगे कि बगल से हल्का छू देंगे तो पानी गिर जाए। इस तरह का सिचुएशन कभी कभी ऐसा देखे होंगे आप ग्लास में। एक होता है कि ग्लास भरे आप यहाँ तक भर लिए, एक होता है कि भरते गए सरफेस टेंशन की वजह से थोड़ा गोल करके भराता है, हल्का सा भी ऊपर टच कर देने से ऊपर वाला पानी थोड़ा गिर जाता है। इतना हद तक भर दीजिए कि अब थोड़ा भी पानी उसमें जगह नहीं है डालने का। और इसको ऐसा करके और उसके बाद तुम क्या करो, नमक लेके बैठ जाओ। नमक, ठीक है। और उस नमक को न एक आध घंटा में चुटकी 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 उसमें डालते जाओ। समझ रहे हैं हम जो कह रहे हैं? तुम देखोगे कि गिलास में कहीं कोई जगह नहीं था, लेकिन तुम नमक जब डालते जाओगे तुम देखोगे कि नमक एक आध दो मुट्ठी उसमें एडजस्ट हो गया और पानी गिरा भी नहीं। एक के बार एक मुट्ठी नमक डाल दोगे तब गिर जाएगा। काहे कि एक के बार डाल दोगे तुरंत में तो घुलेगा नहीं, और तुरंत में घुलेगा नहीं तब फिर तीसरा खेल स्टार्ट हो जाएगा। घुलेगा तब ना आकर्षण बढ़ेगा। तो इसका मतलब है कि यदि उतना लबालब करने के बावजूद भी नमक उसमें एडजस्ट कर जा रहा है, मतलब है कि आकर्षण हुआ है, जगह बना के अपने आप को वो एडजस्ट कर लिया है। तो इसका सीधा मतलब है कि गाढ़ा हो गया वो पहले की तुलना में। क्या इसको आप लिख चुके हैं? नीचे रो दीजिए, लिखिए तो। जब किसी शुद्ध द्रव में जब किसी शुद्ध द्रव में अवाष्पशील विलय जब किसी शुद्ध द्रव में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है, अवाष्पशील विलय
मिलाया जाता है तो अंतर आणविक आकर्षण बल अंतर आणविक आकर्षण बल बढ़ जाता है अंतर आणविक आकर्षण बल बढ़ जाता है तथा वाष्प दाब घट जाता है घट जाता है। तो इसका सिंपल मतलब यही आया ना कि अवाष्पशील विलय मिलाने से वाष्प दाब घटता है। नीचे रो दीजिए, लिखिए शुद्ध विलायक का वाष्प दाब शुद्ध विलायक का वाष्प दाब शुद्ध विलायक का वाष्प दाब इसके विलयन शुद्ध विलायक का वाष्प दाब इसके विलयन के वाष्प दाब से इसके विलयन के वाष्प दाब से हमेशा अधिक होता है हमेशा अधिक होता है। नीचे इसको लिख दीजिए, तो P नॉट इज ग्रेटर देन PS घेर के जैसे लिखा हुआ है वैसे लिखिए। चलो सुनो, अब फिर से कुछ बात समझो, जो लिखना नहीं है जो समझना है। यदि हम इसमें कम चीनी मिलाएं तब और ज़्यादा चीनी मिलाएं तब PS का मान एक ही जैसा होगा या अलग अलग होगा? अलग अलग होगा। PS का मान कब ज़्यादा होगा? जब चीनी कम मिलाएं या ज़्यादा मिलाएं? PS का मान ज़्यादा तब होगा जब चीनी कम मिलाएं। अरे कम चीनी मिलाएंगे तो कम गाढ़ा होगा, कम गाढ़ा होगा तो वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, और ज़्यादा चीनी मिलाएंगे तो ज़्यादा गाढ़ा होगा तो वाष्पीकरण कम होगा, तो वाष्प दाब कम होगा। तो यहाँ से एक बात तो स्पष्ट है कि PS का मान बदलेगा, यानी PS का मान वेरिएबल है, परिवर्तनशील है। और ये किस चीज़ पर निर्भर करेगा? विलय की मात्रा पर। जितना ज़्यादा मिलाते जाओगे PS का मान उतना कम होता जाएगा। लेकिन P नॉट का मान तो स्थिर है, क्योंकि वो शुद्ध विलायक है, और शुद्ध विलायक है तो उसमें कुछ मिलाएंगे तो फिर वो PS हो जाएगा। इसका मतलब है कि P नॉट का मान बदलने वाला नहीं है। किसी एक ही विलायक के लिए P नॉट का मान हमेशा फिक्स रहेगा, मतलब P नॉट कांस्टेंट है और PS वेरिएबल है। क्या इस बात को आप समझ रहे हैं? साइंस में कांस्टेंट वेरिएबल इस सब का बहुत बड़ा मतलब होता है। यदि आप इन सब चीज़ों को नहीं समझेंगे तो आपको परेशानी होगी। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? जैसे समझो, पानी का मान लो वाष्प दाब मापा, तुम 1 ATM आया। अब तुम क्या करो, इसमें तो पानी का वाष्प दाब मापा तो इसको क्या बोलेंगे? P नॉट। अब मान लो इसमें थोड़ा चीनी मिलाया तो बन गया विलियन, तो यहाँ से PS का वैल्यू मान लो आ गया तुमको 0.8, कुछ भी आएगा उससे तो कम में ना आएगा। अब क्या किया, हम थोड़ा और चीनी मिला दिए और गाढ़ा कर दिए, तो अब PS का मान और कम। अब मान लो ये हो जाएगा 0.6, थोड़ा और चीनी मिला दिए, तो तुम विलियन के वाष्प दाब को ना चेंज कर रहे हो चीनी मिला के। P नॉट पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, क्योंकि तुम शुरू में P नॉट का मान लिए हो, मतलब माप लिए हो कितना, 1 ATM। तो P नॉट का मान बदलेगा नहीं एक ही विलय के लिए, PS का मान बदलेगा। जब हम अवरणशील विलय मिलाएंगे तब P नॉट का मान भी बदल सकता है, जब गर्म करने लगेंगे तब। क्या जी? तो वो तो चीज़ करना नहीं है, चूँकि अभी हम पढ़ रहे हैं अवरणशील विलय के मिलाने का प्रभाव। तो यहाँ तक में कोई परेशानी तो नहीं है। अब बताइए कि P नॉट और PS में कौन बड़ा? P नॉट। कितना बड़ा? इसके लिए क्या करिएगा? अच्छा एक सुनिए, एक चीज़ सुनो, देखो तुम लोग कहाँ फंसते हो, तुमको बताता है।
जो चीज़ तुम जानते भी हो ना, उसको तुम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हो, लागू नहीं कर पाते हो, शायद उतना सोच नहीं पाते हो। 15 और 5 में कौन बड़ा है? 15 बड़ा है। देखो कहा 5 बड़ा है। देखो देखो बोल दिया, एक बार डांटे बोल दिया 5 5 बड़ा है। 5 बड़ा है रे। कौन बड़ा है? 15 बड़ा है। कितना बड़ा है? ये 10 कैसे निकाला? 15 में 5 को घटा दिया, मतलब बड़ा में छोटा को घटा दिया। चलो वापस आते हैं। पी नॉट और पी एस में कौन बड़ा है? कितना बड़ा है? पी नॉट माइनस पी एस, इतना बड़ा है। तो तुम साइंटिफिक लैंग्वेज में नहीं जा पाते हो, तुम बोल नहीं पाते हो, यही गड़बड़ है। घटा देंगे, दो चीज में एक बड़ा है एक छोटा है, पूछेगा कितना बड़ा है तो कहीं घटा देंगे। जैसे और यदि इसका कोई वैल्यू रहता तो बैठा के घटा देते, लेकिन तुमको फिर भी एक्सप्रेशन के टर्म में बोलना होगा कि हम तुमको पूछे कि पी नॉट और पी एस में कौन बड़ा है, तुमने कहा पी एस, सॉरी पी नॉट, कितना बड़ा है, तो तुम सीधा जवाब दोगे पी नॉट माइनस पी एस बड़ा है, पी नॉट माइनस पी एस बड़ा है। तो यही बोलना होता है, ये समझना होता है। सुनिए, एक टर्म होता है अवनमन, अवनमन का मतलब होता है घटना, और एक टर्म है वाष्पदाब अवनमन, इसका मतलब होता है वाष्पदाब का घटना। यहाँ क्या हो रहा है? वाष्पदाब घट रहा है। आप याद कीजिए, जब आप हेडिंग डाले थे वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन, तो आपको हमने कहा था कि आपको ये डायरेक्ट नहीं समझ पाओगे आप, इसको 3 डिफरेंट टर्म में हम तोड़ेंगे। पहला था वाष्पदाब, दूसरा होगा वाष्पदाब अवनमन, और तीसरा होगा वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन। आप वाष्पदाब पूरी तरह से पढ़ के खत्म कर लिया, अब इसमें कुछ बचा हुआ नहीं है। अब हम लोग का अगला टॉपिक होगा वाष्पदाब अवनमन। अवनमन का मतलब घटना, और वाष्पदाब अवनमन का मतलब वाष्पदाब का घटना। जब किसी शुद्ध द्रव में औरणशील विलय मिलाते हैं तो वाष्पदाब घट जाता है। ऐसी स्थिति में शुद्ध विलायक और विलयन के वाष्पदाब के अंतर को ही कहा जाता है वाष्पदाब अवनमन। जैसे तुमसे कोई पूछेगा कि कितना से घटा, तो क्या करेंगे? पी नॉट माइनस पी एस। तो वाष्पदाब में कितना का अवनमन हुआ, यानी पी नॉट माइनस पी एस। इट मीन्स द डिफरेंस ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट और प्योर लिक्विड एंड वेपर प्रेशर ऑफ इट्स सॉल्यूशन इज कॉल्ड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कुछ इसी तरह से डिफाइन करेंगे। स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए। वाष्पदाब अवनमन, जिसको सूचित करते हैं डेल्टा पी से, और इंग्लिश में इसको बोला जाता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सारा हेडिंग बोर्ड पर लिखा हुआ है, तो आप सिर्फ हेडिंग लिखेंगे। ये जो ग्रीन कलर चल रहा है यहाँ पर स्टेटमेंट लिखाएगा। हेडिंग डालिए, उसका इंग्लिश लिखिए, सिंबल उसका लिखिए, किस चीज़ से इंडिकेट किया जाता है। हो गया लिखा हुआ? लिखिए तो। शुद्ध विलायक के वाष्पदाब, शुद्ध विलायक के वाष्पदाब शुद्ध विलायक के वाष्पदाब तथा विलयन के वाष्पदाब, शुद्ध विलायक के वाष्पदाब तथा विलयन के वाष्पदाब के अंतर को वाष्पदाब अवनमन कहते हैं। वाष्पदाब अवनमन कहते हैं। इसे डेल्टा पी के द्वारा सूचित किया जाता है, वहां ऊपर पर लिखा हुआ है। इसे डेल्टा पी के द्वारा सूचित किया जाता है।
इसे डेल्टा पी के द्वारा सूचित किया जाता है। तो जो आप स्टेटमेंट लिखे हैं उसका मैथमेटिकल फॉर्मेट लिख सकते हैं, अतः डेल्टा पी बराबर पी नॉट माइनस पी एस लिख लीजिए। अतः डेल्टा पी बराबर ये जैसे लिखा हुआ लिखिए। तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बस इतना ही था। अब आप अपने मेन टॉपिक पर आ जाइए, जो मेन चैप्टर है, उस मेन टॉपिक जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी था, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, यहाँ से अब आप समझ सकते हैं। तो अब हेडिंग डालिए, इसको लिख चुके हैं ना, हेडिंग डालिए वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। हो गया लिखा हुआ। अब देखो ये कितना सिंपल है। डेल्टा पी को क्या बोलते हैं बताओ तो? वाष्प दाब अवनमन, अभी तुरंत तो लिखे हो। और पी नॉट को क्या बोलते हैं? शुद्ध जल या शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। इस दोनों के अनुपात को ही कहते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। बताइए इसकी क्या परिभाषा लिखेंगे आप? वाष्प दाब अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। लिखिए तो, लिखेंगे वाष्प दाब अवनमन, वाष्प दाब अवनमन वाष्प दाब अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। के अनुपात को वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। इसे RLVP द्वारा सूचित किया जाता है, यहाँ लिखा हुआ है। इंग्लिश में इसका पूरा नाम आप लिखे थे पीछे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, RLVP। इसे RLVP द्वारा सूचित किया जाता है। इसे RLVP द्वारा सूचित किया जाता है। लिख चुके हैं आप? तो जो आप लिखे हैं उसका मैथमेटिकल फॉर्मेट लिख सकते हैं, अतः RLVP बराबर डेल्टा पी बाई पी नॉट। डेल्टा पी के बदले ही हम लोग लिखते थे पी नॉट माइनस पी एस, तो RLVP बराबर लिख सकते हैं पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट। लिख लीजिए। और यहीं तक लिखेंगे, इसके बाद कुछ लिखिएगा मत। हो गया लिखा हुआ? सुनो इधर, आप याद कीजिए वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन एक अनुसंख्य गुणधर्म है, और अनुसंख्य गुणधर्म तनु विलयन का वह गुण होता है जो सिर्फ और सिर्फ विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। और आप यह भी पढ़े थे कि अनुसंख्य गुणधर्म विलय के कणों की संख्या का सीधा समानुपाती होता है। याद है ये सब आप पढ़े थे? अब आप देखिए
कि पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट एक अनुसंख्य गुणधर्म कैसे है, यानी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसको आप वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं, यह एक अनुसंख्य गुणधर्म है। इस बात को अब हम साबित कर रहे हैं। पी नॉट का मान तो बदलने वाला नहीं है, पी नॉट तो नहीं बदलेगा। चीनी की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी, चीनी के अणु की संख्या उतनी ज़्यादा होगी। चीनी जितना ज़्यादा होगा शरबत उतना गाढ़ा होगा, शरबत जितना गाढ़ा होगा उसका वाष्पीकरण उतना ही कम होगा, वाष्पीकरण जितना कम होगा उसका वाष्प दाब उतना ही कम होगा। इसका मतलब है कि चीनी ज़्यादा तो पीएस का मान कम। अब बताइए कि पीएस का मान यदि कम होता चला जाएगा चीनी के मिलाने से, तो इस ओवरऑल वैल्यू पर फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो इसके मान के घटने से इस ओवरऑल मान पर क्या फर्क पड़ेगा? ओवरऑल मान बढ़ेगा या घटेगा या सेम रहेगा? बोलिए, ये सब हल्का हल्का चीज पर नहीं काम दिमाग लगाइएगा तब कैसे काम चलेगा। इधर देखो, 5 माइनस एक्स बाई 5, ये तो स्थिर है रे। पी नॉट का मान तो घटने बढ़ने वाला है नहीं। चीनी की मात्रा के बढ़ाने से, यानी विलय के कणों की संख्या के बढ़ाने या घटाने से सिर्फ और सिर्फ असर पड़ेगा किस पर? पीएस पर। तो हम क्या किए, मान लेते हैं पी नॉट का मान कितना 5 और पीएस का मान हम x मान लिए, और x वेरिएबल है, ये बढ़ेगा घटेगा। तो x का मान तुम एक बार a कर लो, 1, तो बताओ मान कितना आएगा? 4/5। अब तुम x के मान को बढ़ा दो। x के मान को बढ़ाओगे कैसे? जब चीनी ज्यादा करोगे तो x का मान अपने आप बढ़ेगा, चीनी ज्यादा होगा तो पीएस का मान कमेगा ना, कमेगा। सॉरी, इसको थोड़ा और ऊपर से लेते हैं। मान लीजिए अभी पीएस का मान है 4, अभी पीएस का मान कितना है? 4। कम चीनी मिलाए थे तो पीएस का मान 4। तो बताइए 5 माइनस 4/5 कितना आएगा? 1/5। अब क्या करो, तुम थोड़ा चीनी मिलाओ, थोड़ा चीनी मिलाओगे तो पीएस का मान घटेगा। इस बार एक्स का मान ले लो तुम 3, तो बताओ 5 माइनस 3/5 कितना आएगा? ये 2/5। तो 1/5 बड़ा है कि 2/5 बड़ा है? 1/5 बड़ा। केकरा कह रहा है 1/5 बड़ा नजर आ रहा है? 1/5 बड़ा है। 1 को 5 भाग में बांटोगे और 2 को 5 भाग में बांटोगे तो कौन बड़ा भाग मिलेगा? 2/5 वाला कि 1/5 वाला? अजीब अजीब बात करता है तुम लोग रे। तो इसका ये सीधा मत सुनो इधर, इसका सीधा मतलब ये है कि जैसे जैसे चीनी हम मिलाते जाएंगे वैसे वैसे पीएस का मान घटता चला जाएगा और पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट का मान बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब कणों की संख्या पर यह मान निर्भर कर गया, और विलय के कण की संख्या बढ़ी तो ओवरऑल मान बढ़ा। इसका मतलब है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सीधा समानुपाती है। अनुसंख्य गुणधर्म विलय के कणों की संख्या का सीधा समानुपाती होता है, मतलब कण की संख्या जितनी ज्यादा होगी अनुसंख्य गुणधर्म उतना ही ज्यादा होगा। तो आप देखिए ना कि जब आप कण की संख्या बढ़ा रहे हैं तो पीएस का मान घट रहा है और पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट का मान बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि यह एक अनुसंख्य गुणधर्म है। तो इसीलिए नीचे में हम लिखेंगे कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन एक अनुसंख्य गुणधर्म है क्योंकि यह विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। लिखिए तो नीचे रो देकर लिखेंगे वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन एक अनुसंख्य गुणधर्म है, एक अनुसंख्य गुणधर्म है। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन एक अनुसंख्य गुणधर्म है क्योंकि यह विलय के कणों की संख्या क्योंकि यह विलय के कणों की संख्या पर क्योंकि यह विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है क्योंकि यह विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है।
हेडिंग डालेंगे वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के लिए राउल्ट का नियम। वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के लिए राउल्ट का नियम। हो गया, लिख लिए। इसको भी पहले आप समझ लीजिए फिर लिखिएगा। देखो राउल्ट ने क्या किया, पूरा सेटअप समझो, वो किस एक्सपेरिमेंट को करके ये नियम दिया है उसको आप भी समझिए। जो लोग पीछे क्लास छोड़े हैं उनको भयानक दिक्कत होगा, तो अपना अपना क्लास मैनेज कर लीजिए किसी तरह से। ऑलरेडी सारा का सारा वीडियो पब्लिक मोड में चल रहा है ऐप पर, सब आपको मिल जाएगा। यदि आपको जानकारी नहीं है तो आप ऑफिस में मिलिए मोबाइल लेके, हम आपको समझा देंगे। इससे ज़्यादा हम हेल्प आपकी नहीं कर सकते हैं। अब मान लो पढ़ना तुमको है, ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारा लली पकड़ के हम गरगोट देंगे एकदम दिमाग में, ऐसा ऐसा कर सकते हैं क्या? तो तुमको हम पूरा व्यवस्था दे रहे हैं, तुम उसका लाभ उठा सकते हो तो उठा लो, नहीं कर सकते हो तो पढ़ाई तुम्हारी खराब होगी, हम उसमें अब कुछ नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात है कि क्लास रेगुलर रहिए, लगातार वीडियो पब्लिक मोड में नहीं चलेगा। शुरुआती दौर था, होली का छुट्टी हुआ बीच में, हम इसलिए सब पब्लिक कर दिए काहे कि बहुत सारे लोग लेट से आए थे, कुछ अब्सेंट हो गए थे, किसी भी कारण से कुछ लोग एग्जाम दिलवा रहे थे भाई बहन का, उसमें क्लास छूटा था कुछ लोगों का। तो जिसका भी छूटा होगा, जो पढ़ने वाला होगा वो वीडियो से मेंटेन कर लिया होगा। अब जो नहीं पढ़ने वाला है, जिसको मतलब ही नहीं है पढ़ाई से, उसके पीछे हम कितना भागेंगे? पढ़ाई के पीछे किसी के पीछे भाग के थोड़े पढ़ाया जा सकता है किसी को। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। चैप्टर लंबा है, ये चलेगा अभी। मान लीजिए एक विलयन हम बनाते हैं जिसमें 5 मोल हम लेते हैं जल। बताओ ये विलायक है? विलायक है ना ये। बैरोमीटर जो कल हम एपरेटस बनाए थे उसमें मान लो इसको रख देते हैं, इस पानी को, एक आध घंटा के बाद पता चल जाएगा कि उसका वेपर प्रेशर कितना है। अरे कल जो मेथड बताए थे, तो मान लो वेपर प्रेशर इसका आ गया कितना एटीएम, 1 एटीएम। तो लैब में ये निकालने का चीज़ है, निकल जाएगा आसानी से। अब तुम क्या करो, इसमें मिला दो 1 मोल चीनी। 1 मोल चीनी मिला दिया तो अब तो ये विलयन हो गया, और अब इसका वाष्प दाब बदल जाएगा। अब तो 1 एटीएम वाष्प दाब नहीं रहेगा। तो फिर उसी बर्तन में इसको रखो, एक आध घंटा के बाद तुमको समझ में आ जाएगा कि उसका वाष्प दाब कितना है। जो भी वाष्प दाब आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, पीएस। ये मान लो आ गया तुमको 0.08 एटीएम। तुम अब ये बताओ कि तुम इसका मोल प्रभाज ज्ञात कर सकते हो दोनों का? बताओ चीनी का मोल प्रभाज, चीनी का मोल प्रभाज यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। विलय का मोल प्रभाज, चीनी तो विलय ही है ना। इसका भी आपको तरीका बताया गया था, समझाए भी थे और ट्रिक भी बताए थे कि जिसका मोल प्रभाज निकालना है उसके मोल को ऊपर रखिए और टोटल मोल को नीचे। तो चीनी का मोल है 1 तो रखेंगे 1, और टोटल कितना, 1 + 5 6, 1/6। चीनी का मोल प्रभाज हो जाएगा 1/5। अच्छा, जल का यदि मोल प्रभाज निकालना चाहे तो वो होगा 5/6। हालांकि उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन निकालना चाहे तो ये 5/6 होगा। अब देखो इस एक्सपेरिमेंट को राउल्ट ने किया, और उसके बाद वो कुछ कैलकुलेशन उन्होंने किया। उन्होंने क्या किया, P0 - PS का वैल्यू निकाला, P0 - PS बाई P0 इसका वैल्यू निकाला, यानी वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन का वैल्यू उन्होंने निकाला। उनको मान लो वैल्यू आ गया कितना, x। और उसके बाद वो क्या किए, विलय का मोल प्रभाज निकाले, तो ये मोल प्रभाज भी x आ गया। मतलब दोनों मान आपस में समान आया। हालांकि यहाँ पर ये काम करेंगे तो आपको समान नहीं आएगा। क्यों समान नहीं आएगा, 1 - 0.8/1, ये कितना हो जाएगा 0.2 होगा ना। तो ये हो गया 0.2 और ये हो गया 1/6, तो ये तो आपस में बराबर नहीं है। तो बराबर अभी हमको क्यों नहीं आया, क्योंकि हम तो अपने मन से न कुछ हो मान लिए। लेकिन लैब में जाके जब आप प्रॉपर वे में चेक करेंगे तो आपको ये हर हाल में P0 - PS का जो मान आएगा वही मान आएगा, किसका, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, विलय के मोल प्रभाज का। यहाँ से
इस एक्सपेरिमेंट को एक सॉल्यूट पर नहीं बल्कि अनेकों सॉल्यूट पर अनेकों बार, हजारों बार करके इस एक्सपेरिमेंट को साबित किया गया कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। और इसी को हम लोग कहते हैं वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन के लिए राउल्ट का नियम। तो नीचे स्टेटमेंट लिखेंगे, एरो देके लिखेंगे वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलय के मूल प्रभाज विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। हो गया, लिख ली। अतः नीचे लिखिए, अतः देखो तो लिख सकते हैं RLVP बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। हिंदी में यदि तुम लिखना चाहो तो X विलय, क्या पढ़ेंगे इसको, विलय का मोल प्रभाज। लिख लो तुम जिसमें चाहो। तो जो तुम स्टेटमेंट लिखे हो उसको देखो, दो शब्द में हम इस तरह से लिख सकते हैं। साइंस को मैथमेटिक्स की भाषा में पढ़ना बहुत आसान है, तो यहाँ तो भाषा भी लिखना पड़ेगा, मैथमेटिक्स भी, तभी आपको समझ में आएगा। कोटा वर्ड में जाओगे ना पढ़ने के लिए पटनार में, तो भाषा नहीं लिखाएगा, सीधे लिख देगा वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन के लिए राउल्ट का नियम, और सीधे यही लिखेगा RLVP बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, कोई लैंग्वेज नहीं। इसीलिए कभी कभी सुनते होंगे कि कोई बच्चा ऐसा है जो IIT निकाल लिया, बोर्ड में फेल कर गया। होता है ऐसा, वो भाषा कुछ लिखाता है, ये नहीं है, तुमको पता ही नहीं चलेगा लिखे कौन से। कैलकुलेशन में आप तेज हो जाते हैं, लैंग्वेज आपका अच्छा नहीं हो पाता है। खैर, आपके लिए पहले बोर्ड है, उसके बाद IIT है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आप ये बताइए कि RLVP को हम चाहें तो लिख सकते हैं डेल्टा P बाई P नॉट, तो बराबर लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सेम चीज है रे, लिखो और लिखो और घेरते जाओ। और तुम ये समझ लो कि जितना ज्यादा तुम घेरते जा रहे हो उतना सब पर क्वेश्चन आएगा, सब पर न्यूमेरिकल बनेगा। एक छोटा सा कथन देखो दिया कि RLVP जो होता है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है। अब देखो उससे कितना चीज निकलेगा, सो तुम अभी खाली देखो, लिखते जाओ साथ साथ और घेरते जाओ। डेल्टा P को हम चाहें तो लिख सकते हैं P नॉट माइनस पी एस बाई P नॉट, मतलब डेल्टा P को P नॉट माइनस पी एस लिख सकते हैं, तो P नॉट माइनस पी एस बाई P नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। चलेगा? दौड़ाइए तब, चल दौड़ेगा तो। आप यह भी याद कीजिए कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बराबर 1 होता है, बताया गया था। तो बताइए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर क्या होगा, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तब तो हम ये भी लिख सकते हैं P नॉट माइनस पी एस बाई P नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ, चलिए लिखिए। ऐसा इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बराबर कितना होता है, 1। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे तो ये इधर जाएगा तो माइनस नहीं हो जाएगा, x 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। वो बस हम हिंट के लिए लिखे हैं, मन हो लिखने का लिखो, नहीं मन हो मत लिखो, लेकिन ये इक्वेशन जरूरी है। वो साइड वाला चीज आपकी मर्जी पर है। हो गया? और सुनो,
जब आप मोल प्रभाज पढ़े थे तो आप याद कीजिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर हम लोग लिखे थे स्मॉल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। याद है? निकालिए मोल प्रभाज। पीछे जो आप पढ़े हैं मोल प्रभाज, तनी निकालिए तो। मोल प्रभाज चौथा केमिकल यूनिट बताया गया था। उसका फॉर्मूला देखो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर लिखा हुआ है स्मॉल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तब तो यहां से इस समीकरण को थोड़ा और आगे बढ़ा के हम लिख सकते हैं पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इज इक्वल टू स्मॉल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं? ये अगला समीकरण बना, लिख दीजिए। नहीं जी, वन कैसे होगा? इधर देखो, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के ना बराबर होता है। समझ गए? हम फिर से वापस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पर आ गए थे, और इसके बराबर में तुम लिखे हो स्मॉल एन बाई स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तुम यदि वन माइनस करके लिखोगे तब जानते हो क्या लिखाएगा? तब लिखाएगा वन माइनस कैपिटल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। वो भी लिख सकते हैं, उस पर क्वेश्चन नहीं आता है तो मत लिखो। अरे तुम लोग को समझ में आया कि कैसे लिखे ये? अब इसमें जिसका देखो क्लास छूटा हुआ होगा उसको कुछ पता ही नहीं चलेगा वो क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ अपना लिख रहे हैं। ऐसा ही फील करेंगे आप। इसीलिए कहते हैं क्लास रेगुलर कीजिए, और तभी पढ़ने में मन भी लगेगा। अच्छा, तुम्हारे क्लास रेगुलर करने की वजह से इतना रिकॉर्डिंग होता है, लाइव क्लास चलता है, और तुमको हम प्रीफरेंस भी देते हैं कि कम से कम तुम्हारा क्लास छोटे तो तुमको मिल जाए। बहुत सारे लोग कल नहीं आए थे। क्यों नहीं आए थे? क्योंकि आपका होली खत्म नहीं हुआ था। 7 दिन का छुट्टी मिला, उसको आप 8 दिन कर लिए। कुछ लोग आज भी नहीं आए हैं, आज उसके घर वहाँ होली का दहन हो रहा होगा, जो आज नहीं आया है। कल होली होगा, फिर 2-4 दिन बाद देखेगा, आएगा धीरे। कभी बंद कहा किया रे? कभी क्या समझा? अभी खत्म हो गया? अभी बहुत है यार, और बात है। अच्छा, टाइम हो गया क्या? तो तनी तेजी में लिख लो। अच्छा, आप ये बताइए कि मोल का फॉर्मूला क्या पढ़ाया गया था आपको? वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट। स्मॉल एन क्या है? विलय का मोल। और कैपिटल एन क्या है? विलायक का मोल। तब तो हम इस एन को वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट लिख सकते हैं। तो एक और समीकरण बनेगा पी एस बाई पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इज इक्वल टू W1 बाई M1 बटे W1 बाई M1 प्लस W2 बाई M2। अब तनी बताओ तो W1 क्या है? ये है विलय का मोल, तो ये होगा विलय का भार, और ये होगा विलय का आणविक द्रव्यमान, आणविक भार। W2 क्या होगा? विलय का भार, और M2 क्या होगा? विलय का मॉलिक्यूलर वेट। समझ में आया कि क्या क्या कहिए हैं यहाँ? लिखिए। बात यहाँ भी खत्म थोड़े हो जाता है। हाँ, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इज इक्वल टू क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब यही ना पढ़े हैं। अब तनी एक रिलेशन निकालिए तो। मोल प्रभाज और मोललता में एक संबंध पढ़े हैं पीछे आप। अरे याद है m बटा m प्लस 55.5 पानी के लिए, आप किसी भी सॉल्वेंट के लिए m बटा m प्लस 1000 बटा m। देखो तो, निकालो ना तो। ये देखो हेडिंग, देखो रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोललिटी। मोल प्रभाज तथा मोललता में संबंध कहीं है? मोल प्रभाज तथा मोललता में संबंध मिला क्या? वहां पर देखो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के जगह पर लिखा हुआ होगा स्मॉल m बटे स्मॉल m प्लस 1000 बटा m। ये m मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट है ना, ये किसी भी सॉल्वेंट पर एप्लीकेबल है। लेकिन इसी में यदि हम जल के लिए बात करें
तो याद है ये m का मान 18 हो गया था और 1000/18 55.5 होता है, तो यहां पर हम लिखेंगे 55.5। ये रिलेशन कब है? ओनली फॉर वाटर सॉल्वेंट। तुम देख रहा है कि एक एक लाइन का स्टेटमेंट कितना खतरनाक रूप ले लेता है मैथमेटिकल। और इस सारे समीकरण पर क्वेश्चन बनेगा, और कुछ समीकरण बनेगा जो हम नहीं लिखे हैं, क्योंकि उतना क्वेश्चन आपसे नहीं पूछता है। पूछता है, एकदम पूछता है। जो नहीं पूछता है, जिसे सॉल्वेंट वाला रिलेशन नहीं लिखे, उस पर जनरली क्वेश्चन नहीं तुमको देता है। तुम लोग को समझता है तुम बउआ हो, तुमको आसान चीज देता है। असाइनमेंट लाए हैं आप लोग? तनी क्वेश्चन नंबर नोट खाली कर लीजिए कि वो सब आपको बना के लाना है। देखें जरा क्वेश्चन, कितने लोगों के पास असाइनमेंट है? हाथ खड़ा कीजिए। चलिए आप हाथ, किनके पास नहीं है हाथ खड़ा कीजिए। जिनके पास नहीं है, आप लोग क्यों नहीं ले पाए? भूल गए थे? देखिए जैसे ही बोला जाए ना कि असाइनमेंट मिल रहा है, छटपटा के ले लिया कीजिए। अब जीरोक्स करवाइए बाहर में, इसलिए करवाइए क्योंकि स्टाफ सब छुट्टी पर है, हम बैठ के प्रिंट करेंगे नहीं। तो किसी से लेके जीरोक्स करवा लीजिए, नहीं तो हम पीडीएफ डाल देंगे वहाँ टेलीग्राम पे। लाइए तो क्वेश्चन नंबर नोट कीजिए तो होमवर्क में। जो भी लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं, आपके ऐप में ही जहाँ पर आप कंटेंट देखते हैं, वहाँ पर इस क्वेश्चन का पीडीएफ डाल दिया जाएगा, आप वहाँ से क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा दिक्कत हो तो टेलीग्राम पर हम भेज देंगे, उससे भी ज़्यादा दिक्कत हो तो व्हाट्सएप पर आप मंगा सकते हैं, और उससे भी ज़्यादा दिक्कत हो तो छोड़ देना, नहीं बनाना। लिखिए क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 33, 34, 35। क्वेश्चन नंबर 32, 33, 34, 35, यानी टोटल 4 क्वेश्चन आपको बना के लाना है। तनी सुनो नहीं, इधर एक क्वेश्चन हम खाली समझा रहे हैं, खाली सुनो इस बनेगा क्वेश्चन कैसे। टाइम बहुत हो गया तो ठीक है, तुम अपने समझ लेना, कल बना के लाइए, आगे का थियोरी होगा। और क्वेश्चन साथ में रखिएगा सभी लोग। एक चीज और सुनो, 4 तारीख को सॉलिड स्टेट का टेस्ट होगा तुम लोगों का। 4 तारीख को, 4 अप्रैल को तुम लोग का टेस्ट होगा सॉलिड स्टेट का। और इस संडे को सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन का, हाँ, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। इस संडे को उसका हम ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। रेगुलर वे में क्लास चलेगा, जैसे 8 से 9 चलता है, मतलब इस संडे छुट्टी नहीं है, जैसे आप आते हैं वैसे आएंगे।